देखो, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जो रेट से संबंधित अपनी जो यूनिट चल रही थी, यूनिट नंबर 6, तो उसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज 26 से क्वेश्चन स्टार्ट है। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव से संबंधित कौन सी गैस नहीं है? जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उससे रिलेटेड कौन सी गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें हरित गृह प्रभाव से संबंधित जो गैस नहीं है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है ये अम्लीय वर्षा से संबंधित गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड मिलकर ये तीनों जलवाष्प में मिल जाती हैं और अम्लीय वर्षा करती हैं। फिर एक्स्ट्रा इफेक्ट क्या है? सूर्य से आने वाले ताप को पृथ्वी पर रोक लिया जाता है। ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं ये सूर्य से आने वाली किरणों को पृथ्वी पर रोक लेती हैं। जीवाश्म ईंधन का जलना, वनों का विनाश, रेफ्रिजरेटर व एसी का प्रयोग होने से इसको नुकसान पहुंचता है और औद्योगिकरण ये भी इसको सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। किसको? ग्रीन हाउस इफेक्ट को। 27 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस से संबंधित दुष्परिणाम नहीं है कि कौन सा इसमें दुष्परिणाम नहीं है? रेगिस्तानी भागों में वर्षा होना, तापमान में वृद्धि होना, हिम का पिघलना, जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना। तो इसमें जो दुष्परिणाम नहीं है वो है रेगिस्तानी भागों में वर्षा होना। ग्रीन हाउस से रेगिस्तानी भागों में वर्षा नहीं होती बल्कि क्या होता है? रेगिस्तानी भागों में अकाल पड़ता है। इसका उपाय क्या है? ग्रीन हाउस के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा पर हमें लगाम लगाना चाहिए और वैकल्पिक ऊर्जा का प्रयोग अधिक से अधिक हमें करना चाहिए। 28 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत को कहा जाता है? जो ओजोन परत है उसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी का छाता, पृथ्वी का रक्षा कवच या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ओजोन परत जो है इसे उपयुक्त दोनों ही कहा जाता है। क्या क्या? पृथ्वी का छाता और पृथ्वी का रक्षा कवच। ओजोन गैस जो है इसका सूत्र क्या है? O3। ओजोन मंडल की समुद्र तल से जो दूरी है वो 30 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक पाई जाती है। सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। ओजोन गैस की सांद्रता में कमी से ओजोन छिद्र होते हैं। न्यूनतम सांद्रण भूमध्य रेखा पर पाया जाता है। तो ये इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट थे। 29 नंबर क्वेश्चन है, असंगत युग्म है। यहाँ असंगत युग्म कौन सा है वो आपको बताना है। पहला है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी 2 दिसंबर को हुई थी। तो इसमें जो असंगत है वो है विश्व पृथ्वी दिवस 18 अप्रैल को नहीं बल्कि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फिर 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है? विश्व जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। हिरोशिमा पर जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो 6 अगस्त को हुआ था। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। हरित गृह प्रभाव 28 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा दिवस कौन सी डेट को मनाया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, सम्मेलनों से संबंधित असंगत विकल्प कौन सा है? क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में हुआ था वो जापान में हुआ था। स्टॉकहोम 5 जून 1972 को न्यूयॉर्क में हुआ था। मॉन्ट्रियल समझौता 1987 को कनाडा में हुआ था। विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 जिनेवा में संपन्न
हुआ था। तो इसमें कौन सा गलत है? वो है स्टॉकहोम 5 जून 1972 वाला। न्यूयॉर्क में ना होकर ये हुआ था स्वीडन में ये सम्मेलन हुआ था। इसमें क्या बताया गया? पर्यावरणीय संकट को दूर करने के लिए इसमें 25 सूत्रीय घोषणा पत्र तैयार किया गया। विश्व पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में जो हुआ था उसमें 170 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने दिसंबर 2015 को पेरिस जलवायु समझौते पर 22 अप्रैल 2016 को हस्ताक्षर किए थे। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट इनसे संबंधित है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी का भू मध्यवर्ती व्यास लगभग कितना माना जाता है? 12,756.6 किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर या फिर 40,008 किलोमीटर। तो जो पृथ्वी का भूमध्यवर्ती जो व्यास है वो माना जाता है 12,756.6 किलोमीटर। ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा। और जो ध्रुवीय व्यास है वो माना जाता है 12,714 किलोमीटर। और जो भूमध्य रेखीय परिधि है वो मानी जाती है 40,075 किलोमीटर। और जो ध्रुवीय परिधि है वो मानी जाती है 40,008 किलोमीटर। 32 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी का उष्णकटिबंधीय भाग कहाँ स्थित है? तो यहाँ उष्णकटिबंधीय भाग पूछा है। तो पृथ्वी अपनी जो है वो इस प्रकार है। तो इसके मध्य से जो गुजरती है वो भूमध्य रेखा, ऊपर से गुजरती है कर्क रेखा और उसके नीचे से गुजरती है मकर रेखा। ऊपर और नीचे क्या होते हैं? ध्रुव होते हैं। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। पहला है कर्क व मकर रेखाओं के मध्य उष्णकटिबंध होता है। तो कर्क रेखा ये है और मकर रेखा ये है। तो इन दोनों के बीच में क्या उष्ण कटिबंध ये भाग होता है? या फिर कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त के मध्य, आर्कटिक वृत्त यहाँ होता है तो इनके मध्य इधर यहाँ होता है। यहाँ अंटार्कटिक वृत्त होता है ये इतना। तो आर्कटिक वाला उत्तरी भाग है, अंटार्कटिक वाला दक्षिणी भाग है। तो कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त के मध्य उष्णकटिबंधीय भाग होता है। या फिर मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त के मध्य, मतलब यहाँ उष्णकटिबंधीय भाग होता है। या फिर आर्कटिक व अंटार्कटिक वृत्त से ध्रुवों के मध्य, या फिर ये जो लास्ट ध्रुव है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय भाग पाया जाता है। तब आपको ये तो पता ही होगा कि ध्रुवों पर क्या होता है? सदैव बर्फ जमी रहती है। तो ये उष्णकटिबंध तो हो नहीं सकता। उष्णकटिबंधीय भाग जो होता है वो होता है कर्क और मकर रेखा के बीच में। तो ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा। फिर कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त के मध्य जो भाग है उसको कहते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। फिर मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त के मध्य जो भाग होता है वो नीचे बताया था उसको कहते हैं दक्षिणी शीतोष्ण, क्योंकि वो दक्षिण ध्रुव की ओर है। और आर्कटिक एवं अंटार्कटिक वृत्त से ध्रुवों के मध्य शीत कटिबंध पाया जाता है। उत्तरी की तरफ उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिण की तरफ दक्षिण शीत कटिबंध। 33 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। कौन सा कथन इसमें गलत है? शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में प्रेरी जो उत्तरी अमेरिका है, स्टेपी यूरेशिया में स्थित घास के मैदान हैं। तो ये घास के मैदान बताए गए हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान बढ़ता जाता है। या फिर उत्तरी ध्रुव के लोग एस्किमो व इनके बर्फ से निर्मित घर इग्लू कहलाते हैं। ऊंचाई की तरफ बढ़ने पर तापमान घटता जाता है, वह मौसम ठंडा होता है। तो इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? वो है ऑप्शन 2। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर तापमान बढ़ता नहीं है बल्कि क्या होता है? घटता जाता है, क्योंकि ध्रुव तो हमेशा ठंडे रहते हैं तो वहाँ तो तापमान घटेगा। हाँ, वायु दाब जरूर वहाँ बढ़ जाता है। तो ये प्रेरी उत्तरी अमेरिका और स्टेपी यूरेशिया ये घास के मैदान हैं। और बर्फ़ से निर्मित जो घर होते हैं उनको इग्लू कहते हैं। ये उत्तरी ध्रुव के लोग एस्किमो कहलाते हैं और इनके घर इग्लू कहलाते हैं। 3 जनवरी को उपसौर
होता है। इस दिन क्या होता है, सूर्य पृथ्वी की न्यूनतम दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 3 जनवरी को होती है और ये घटना उपसौर कहलाती है। इनके मध्य दूरी अगर मील के रूप में हम माने तो ये होती है लगभग 9.13 करोड़ मील, और अगर किलोमीटर के रूप में माने तो ये होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर। तो ये उपसौर है। 34 नंबर क्वेश्चन है, परितंत्र कहलाता है। परितंत्र क्या कहलाता है वो आपको बताना है। जैविक व अजैविक पर्यावरण का पारस्परिक अंतर संबंध, या फिर पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवन विद्यमान है, या फिर चारों ओर पानी से घिरा हुआ स्थलीय भाग, या फिर 3 ओर पानी से घिरा हुआ स्थलीय भाग। तो परितंत्र क्या कहलाता है, जैविक व अजैविक पर्यावरण का पारस्परिक अंतर संबंध। ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा। और जो पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवन विद्यमान है वो कहलाता है जैवमंडल, और चारों ओर पानी से घिरा स्थलीय भाग द्वीप कहलाता है, और 3 ओर से पानी से घिरा हुआ स्थलीय भाग प्रायद्वीप कहलाता है। फिर एक्स्ट्रा फैक्ट है, विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है, विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है माजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कौन से राज्य में, असम में। 4 महासागर कौन कौन से हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, ये 4 महासागर माने गए हैं। और जो मुख्य नदी गंगा है वह उसकी सहायक नदियां हैं यमुना, चंबल, सोन। इनका मिलन स्थल नदी बेसिन कहलाता है, कि मुख्य नदी का और सहायक नदियों का जहाँ मिलन स्थल होता है, जहाँ ये मिलती हैं वो नदी बेसिन कहलाता है। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग का भूमंडलीय तपन में, ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तपन में क्या होता है। प्रकाश प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, या CO2 की मात्रा बढ़ने से तापमान में वृद्धि होती है, या फिर अधिक ताप से जल भाप बनकर वायुमंडल में चला जाता है, या फिर सूर्योदय व सूर्यास्त के समय लालिमा दिखाई देती है। तो ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तपन से होता है CO2 की मात्रा बढ़ने से तापमान में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन 2 इसका राइट है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश नीला दिखाई देता है, यह धूल कणों के कारण होता है। और जो अधिक ताप से जल भाप बनकर वायुमंडल में चला जाता है तो वो जल वाष्प या आर्द्रता कहलाता है। और सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य हमें लाल दिखाई देता है, वो धूल कणों के कारण हमें दिखाई देता है। फिर एक्स्ट्रा फैक्ट है, ऊंचाई बढ़ने के साथ आर्द्रता में कमी आती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है आर्द्रता कम होती जाती है। 36 नंबर क्वेश्चन, सौरमंडल जो पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है उसमें कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। वर्षा, कोहरा, आंधी तूफान, तड़ित चालन, ओलावृष्टि, पाला पड़ना। वायुमंडल उड़ने में सहायक व ओजोन गैस की प्राप्ति, उल्कापिंड का विनाश व रेडियो संचार तरंगों को धरती पर भेजना, हीलियम व हाइड्रोजन गैसों की प्राप्ति तथा गैसें भी विरल। तो सौरमंडल की घटनाएं पूछी हैं तो वो है वर्षा, कोहरा, आंधी तूफान, तड़ित चालन, ओलावृष्टि, पाला पड़ना। ऑप्शन 1 जो है वो सौरमंडल से संबंधित है। सौरमंडल की जो सीमा है वो 0 से 13 किलोमीटर तक होती है। इसमें ऑक्सीजन गैस विद्यमान रहती है। और इस सौरमंडल की जो ऊपरी सीमा है वो सौर सीमा कहलाती है, जिसको शांत मंडल भी कहा जाता है। फिर इस सौर सीमा जो है ये 50 किलोमीटर तक रहती है। इसमें क्या होता है, सूर्य से आने वाली बैंगनी किरणों से ये हमारी रक्षा करती है। और इसी में क्या होता है, वायुयान उड़ने में ये सहायक है और ओजोन गैस यहाँ उपलब्ध होती है। फिर इसकी जो ऊपरी सीमा है वो समताप सीमा कहलाती है। फिर इसके ऊपर जो मंडल आता है वो होता है समताप मंडल, जो 80 किलोमीटर से शुरू होता है।
इसे मध्यमंडल भी कहा जाता है। इसमें उल्कापिंड का विनाश व रेडियो संचार तरंगों को धरती पर भेजने का कार्य किया जाता है। फिर मध्यमंडल होता है, इससे ऊपर उसकी ऊंचाई है 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर। फिर आयन मंडल होता है, और फिर जो हीलियम व हाइड्रोजन गैसों की प्राप्ति है ये होती है बहिर्मंडल में, जो सबसे ऊपरी परत पर पाया जाता है। तो इस प्रकार ये सभी मंडल यहाँ दिए गए हैं। कौन सा मंडल किस सीमा तक है वो यहाँ किलोमीटर में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, सेंटीग्रेड या फारेनहाइट ये क्या है? तापमान मापने की इकाई है, या तापमान मापने का यंत्र है, या वायु दाब मापने की इकाई है, या वायु की दिशा मापक यंत्र है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तापमान मापने की एक इकाई है सेंटीग्रेड या फिर फारेनहाइट। इसको C डिग्री या F डिग्री के रूप में व्यक्त किया जाता है। और जो तापमान मापने का जो यंत्र होता है उसको थर्मामीटर कहा जाता है। और वायु दाब मापने की इकाई जो है वो मिलीबार होती है। और वायु की दिशा मापक यंत्र जो होता है उसको बोलते हैं दिक्सूचक यंत्र। फिर एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है, 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान कम होता जाता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कब कम हो जाएगा, जब 165 मीटर की ऊंचाई पर हमें चले जाते हैं। सर्वाधिक वायु दाब जो है वो समुद्र तल पर होता है, और धरातल पर लगभग 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 किलोग्राम भार पड़ता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है? पहला है वायु की दिशा गति को मापने वाला यंत्र एनीमोमीटर होता है। दूसरा है सामयिक पवनें वर्ष भर एक ही निश्चित दिशा में चलती हैं। तीसरा है वायु गर्म होने के कारण इसकी जलवाष्प धारण क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। चौथा है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जलवाष्प की बूंदें बड़ी होकर धरती पर गिरती है। तो इसमें जो गलत कथन है वो है ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सेकेंड है। सामयिक पवनें वर्ष भर एक ही दिशा में चलती हैं। तो एक ही दिशा में चलने वाली पवनें तो स्थायी पवनें होती हैं, ना कि सामयिक पवनें। तो ये ऑप्शन गलत है, बाकी 3 ऑप्शन सही हैं। जो सामयिक पवनें हैं वो मौसमी व ऋतुओं के अनुसार चलती है। फिर आगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दे रखे हैं, वो भी आपके लिए बहुत लाभदायक है। तो हेलोजनिक जो गैसें हैं वो कौन कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म व कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हेलोजनिक गैसें मानी जाती हैं। क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन सी हेलोजनिक गैस नहीं है? अम्लीय वर्षा के समाधान के लिए सौर व पवन ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। थर्ड फैक्ट क्या है? उद्योगों में स्कर्ब्स का प्रयोग तथा बैक फिल्टर व कोलाइडल टैंकों का निर्माण कर अम्लीय प्रभाव को कम किया जा सकता है। फिर है प्रति चक्रवात मध्य अक्षांशों में पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व में चक्रवातों के पीछे चलते हैं, और इसमें क्या होता है, मौसम साफ रहता है और ये वर्षा नहीं करते। फिर 4 जुलाई को अपसौर होता है। पहले हमने देखा 3 जनवरी को उपसौर और 4 जुलाई को अपसौर। अपसौर में क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की दूरी है वो सबसे ज़्यादा हो जाती है। कितनी? लगभग 9.45 करोड़ मील। अगर किलोमीटर में बात करें तो 15.2 करोड़ किलोमीटर। फिर एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है? प्रत्येक 4 वर्ष बाद फरवरी जो है वो 29 दिन की आती है। इसको क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। ध्रुवों पर 6 माह का दिन और 6 माह की रात रहती है। प्रदूषण जो है वो अंग्रेजी शब्द पोल्यूशन से बना है, जो लैटिन भाषा के पोल्यूटस से बना, जिसका अर्थ होता है दूषित करना। अगला तथ्य है जल प्रदूषण भौतिक
रासायनिक व जैविक कारकों से होता है। मनुष्य के 2/3 रोग इसी कारण होते हैं। ध्वनि प्रदूषण जो 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि के कारण होता है, जो कानों में अप्रिय लगने लगता है। इससे पता चल गया ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? डेसिबल से। भूमि प्रदूषण जो है वो प्राकृतिक व मानवीय क्रियाओं से मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कमजोर कर देता है। वायु प्रदूषण में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड व हाइड्रोकार्बन जो है वो वायु प्रदूषक गैसें हैं। फिर 39 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा से संबंधित असंगत कथन कौन सा है? यहाँ वर्षा से संबंधित कथन दिए गए हैं। विश्व की औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 117 सेंटीमीटर मानी जाती है। सर्वाधिक वर्षा मेघालय भारत में खासी की पहाड़ियों के मासिनराम व चेरापूंजी में होती है। पर्वतों की दिशा, समुद्र तल से दूरी, धरातल का स्वरूप व पवन जो है वो वर्षा वितरण के प्रमुख कारक माने जाते हैं। समुद्र के तटवर्ती जो क्षेत्र हैं वो वर्ष भर विषम जलवायु वहाँ पाई जाती है। तो असंगत कथन जो है वो ऑप्शन 4 है। समुद्र के तटवर्ती जो क्षेत्र हैं वहाँ वर्ष भर विषम नहीं बल्कि सम जलवायु पाई जाती है। यही कथन जो है वो गलत है। फिर एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है? विषुवत रेखीय क्षेत्रों में अधिक तापमान एवं आर्द्रता के कारण प्रतिदिन शाम को सहनीय वर्षा होती है। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो 100 से 200 सेंटीमीटर होती है, जबकि जो उष्ण कटिबंध के मध्य भाग व शीतोष्ण प्रदेश का जो पूर्वी भाग है वहाँ वर्षा की मात्रा है वो है 25 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त करता है। तो ये भाग इतनी वर्षा प्राप्त करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो हिमपात के रूप में होती है। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चक्रवात और उससे संबंधित स्थल दे रखे हैं, उसमें से उचित मिलान किसका नहीं है? एक साइड में है चक्रवात तो इधर है और उससे संबंधित स्थल इधर है। तो हरिकेन जो चक्रवात है वो कैरेबियन सागर व मेक्सिको में आता है। टाइफून जो चक्रवात है वो चीन व जापान में आता है। विली जो चक्रवात है वो ऑस्ट्रेलिया में आता है। चक्रवात जो है वो बंगाल की खाड़ी में आता है। तो इसमें उचित मिलान नहीं है, वो है ऑप्शन 1। हरिकेन जो चक्रवात है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है। कैरेबियन सागर व मेक्सिको में टोर्नेडो जो चक्रवात है वो आता है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। संयुक्त राज्य अमेरिका में वो हरिकेन आता है और बाकी वो आपको सारे बताए दिए। प्रति चक्रवात जो है वो वर्ताकार लहरदार रूप में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, जो पछुआ पवनें हैं वो किस प्रकार चलती हैं वो आपको बताना है। पूर्वी या उपोष्ण उच्च वायुदाब से कटिबंधों से विषुवतीय निम्न वायुदाब की ओर दोनों गोलार्धों में। उपोष्ण उच्च से निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर दोनों गोलार्धों में। ध्रुवीय उच्च से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर दोनों गोलार्धों में, या फिर भूमध्य रेखा के दोनों ओर ITC-Z में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जो पछुआ पवनें हैं वो उपोष्ण उच्च से उच्च वायुदाब कटिबंधों से उच्च से निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलती हैं। तो इनकी पछुआ पवनें चलने का क्रम ये होता है। उपोष्ण उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलती हैं। इनका जो 30 डिग्री से 35 डिग्री से लेकर 60 से 65 डिग्री ये दोनों अक्षांशों में चलती हैं और कोरियोलिस बल के कारण
उत्तरी गोलार्ध में ये अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में ये अपने बाईं ओर चलती हैं। किसके कारण? कोरियोलिस बल के कारण। गर्म से ठंडे अक्षांशों की ओर ये चलती हैं। शीतोष्ण चक्रवात और प्रतिचक्रवात इसके अंतर्गत आते हैं। फिर जो ऑप्शन 1 है, पूर्वी या उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर दोनों गोलार्धों में जो पवनें चलती हैं वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं व्यापारिक पवनें, जो दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य पाई जाती हैं। व्यापारिक पवनें जो हैं वो किस प्रकार चलती हैं? जो पछुआ पवनें तो बताई थी। पछुआ पवनें ऐसे चलती हैं पूर्व से उत्तर, पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। और जो ये अभी बताई हैं व्यापारिक पवनें, ये चलती हैं उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इनका तो ये क्रम होता है जो दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक चलती हैं। उसके बाद में ऊपर व्यापारिक पवनें और फिर उससे ऊपर जो ध्रुवीय पवनें हैं वो भी इसी प्रकार चलती हैं। फिर ऑप्शन 3 है, ध्रुवीय उच्च से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर दोनों गोलार्धों में चलने वाली जो पवनें हैं वो 60 से 65 डिग्री से ध्रुवों की ओर चलती हैं, जिनको ध्रुवीय व्यापारिक पवनों के समान ये चलती हैं। इनको ध्रुवीय पवनें कहते हैं। तो व्यापारिक पवनें और ध्रुवीय पवनें जो हैं उनके चलने की एक ही गति होती है। दोनों इस प्रकार से चलती हैं। ये विषुवत रेखा की ओर ऐसे ये चलती हैं। और जो पछुआ पवनें कौन कौन सी? ध्रुवीय पवनें और व्यापारिक पवनें। और पछुआ पवनें जो हैं ये इनके विपरीत चलती हैं, ये ऊपर ध्रुवों की ओर जाती हैं। और जो भूमध्य रेखा के दोनों ओर ITCZ जो है ये 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। विषुवत रेखीय पछुआ पवनें यहाँ चलती हैं, मंद गति से ये पूर्व की ओर जाती हैं। फिर एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है? पृथ्वी की परिभ्रमण, पृथ्वी का जो परिभ्रमण है उसको दैनिक गति या घूर्णन गति भी कहते हैं। ये 23 घंटे 56 मिनट और 04 सेकेंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है। परिभ्रमण मतलब अपनी धुरी पर या पृथ्वी के घूमने का क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन नहीं है, वो आपको बताना है। दो अक्षांशों के मध्य कोणीय दूरी को देशांतर रेखा कहा जाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक जो रेखा है वो देशांतर कहलाती है। दो अक्षांशों के मध्य सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। तो इसमें जो सत्य कथन नहीं है वो ऑप्शन 4 ही है। दो अक्षांशों के मध्य सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है, ये कथन गलत है। अक्षांशों की दूरी हमेशा बराबर रहती है। जो अक्षांश है वो हमेशा बराबर चलते हैं सभी, और जो देशांतर है उनकी दूरी बदलती रहती है। तो दो देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी पूछें तब तो भूमध्य रेखा बिल्कुल सही है, क्योंकि देशांतर रेखा ऐसे चलती हैं तो सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर उनकी हो जाती है। मगर अक्षांश जो है वो समानांतर चलते हैं, उनमें अधिक और कम दूरी नहीं पाई जाती। बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो राइट हैं। विषुवत वर्त के दोनों ओर ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वर्त का जो है वो 1/4 मतलब 90/360 है। 1/4 तभी होगा, 1/4 हो जाएगा। अक्षांश रेखा जो है वो एक कोण होता है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर। तो अक्षांश की दूरी सभी जगह समान है। दो देशांतरों के मध्य सर्वाधिक जो दूरी है वो भूमध्य रेखा पर पाई जाती है। अभी आपको बताया था वो कितनी है? 111.3 किलोमीटर। दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोष्ण उच्च दाब, जिसको अश्व अक्षांश कहते हैं, वो मिलता है।
नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है ग्रीनविच या फिर प्रधान यमोत्तर रेखा से संबंधित गलत कथन कौन सा है? तो ग्रीनविच रेखा को ही प्रधान यमोत्तर रेखा कहते हैं। पहला ऑप्शन है यह है कर्क रेखा जो अल्जीरिया, भूमध्य रेखा, गिनी की खाड़ी, मकर रेखा अटलांटिक महासागर पर काटती है। तो ये लाइन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये सही है या गलत है वो देखना है। यह यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, घाना, अंटार्कटिका से होकर गुजरती है। अब ये फैक्ट भी अच्छा है, मगर ये सही है या गलत है देखना है। 0 डिग्री व 180 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे के समानांतर होती हैं। ये भी देखना है सही है या गलत है। भारत इसके 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित होने के कारण इस भारत का जो समय है वो हमेशा 5.5 घंटे आगे रहता है। तो पूर्व की ओर जाने पर समय सदा आगे रहता है, पश्चिम की ओर जाने पर समय पीछे होता जाता है, मतलब कम होता जाता है। तो इसमें जो गलत कथन है वो ऑप्शन 3 है। 0 डिग्री व 180 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे के समानांतर नहीं होती। ये समानांतर नहीं होती, यही गलत है। ये दोनों क्या होती हैं? विपरीत होती हैं। 0 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहलाती है और 180 डिग्री जो रेखा है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है। तो ये अलग अलग हो गई, एक ही नहीं है। ये 4 स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में मुड़ाव किया गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर व बेरिंग जलडमरूमध्य के पास से इसको गुजारा गया है। इस 180 डिग्री पूर्व व पश्चिम यमोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। फिर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। पारिस्थितिकी क्या होता है? जीव व भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतः संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। अर्नेस्ट हेक्कल ने 1869 में इस शब्द का प्रयोग किया था। फिर है पारिस्थितिकी तंत्र। ये क्या है? किसी क्षेत्र विशेष के जैविक व अजैविक तत्वों के बीच बनने वाला तंत्र होता है। एस.सी. टॉसले ने 1935 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग किया था। फिर कोपेन के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण नीचे दिया गया है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ए जो है ये उष्णकटिबंधीय अर्ध जलवायु को दर्शाता है। उष्णकटिबंधीय जो अर्ध जलवायु है वो AF में होती है। यहाँ पर क्या होती है? यहाँ कोई शुष्क ऋतु नहीं होती। और उष्णकटिबंधीय मानसूनी जो जलवायु वो AM के रूप में दर्शाई जाती है। ये लघु शुष्क ऋतु यहाँ पाई जाती है। फिर उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु को AW में दर्शाया गया है। इसमें क्या होता है? जाड़े की शुष्क ऋतु पाई जाती है। फिर B कोपेन के अनुसार B में क्या पाया जाता है? शुष्क जलवायु B के अंतर्गत दर्शाई गई है। उपोष्णकटिबंधीय जो स्टेपी है वो BSH के रूप में दर्शाई गई है। इसमें क्या होता है? निम्न अक्षांशीय शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र इसमें आते हैं। फिर उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल जो है वो BWH में दर्शाया गया है। स्टेपी तो BWH में है, मरुस्थल स्टेपी जो है BSH में है और मरुस्थल BWH में है। इसमें निम्न अक्षांशीय शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मध्य अक्षांशीय स्टेपी जो है वो BSK के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इसमें शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। मध्य अक्षांशीय मरुस्थल जो BWK के रूप में प्रयुक्त होता है। इसमें मध्य अक्षांशीय शुष्क जलवायु पाई जाती है। फिर C जो वर्गीकरण किया कोपेन ने वो कोष्ण शीतोष्ण जलवायु के रूप में किया जाता है। यह मध्य अक्षांशीय जलवायु होती है। तो आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु जो है वो CFA के रूप में प्रयुक्त की जाती है। ये मध्य अक्षांशीय शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। भूमध्य सागरीय ये होती है जो CSA के रूप में प्रयुक्त होती है। ये शुष्क व गर्म
और ग्रीष्म ऋतु में पाई जाती है। फिर समुद्री पश्चिमी तटीय जो जलवायु है उसको CFB के रूप में प्रयुक्त किया है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी शुष्क ऋतु नहीं होती, कोष्ण व शीतल और ग्रीष्म ऋतु इसमें पाई जाती है। फिर D के रूप में किसे प्रयुक्त किया है, शीतल हिमवन जलवायु को। ये आर्द्र महाद्वीपीय जो जलवायु है उसको DF के रूप में प्रयुक्त किया है। इसमें कोई शुष्क ऋतु नहीं है, भीषण जाड़ा इसमें पड़ता है। उत्तर ध्रुवीय जलवायु को DW में प्रयुक्त किया है। इसमें जाड़ा शुष्क व भीषण होता है। फिर 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन नहीं है, वो आपको बताना है। पहला है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय त्रिज्या ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा कम है। पृथ्वी के एक परिभ्रमण में 23 घंटे 56 मिनट 04 सेकेंड का समय लगता है। ये तो अभी आपने देख लिया, तो ये कथन तो सत्य है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन व 6 घंटे लगते हैं। अक्षीय घूर्णन व परिक्रमण के कारण ही ऋतुएं बनती हैं। तो इसमें 3 कथन सत्य हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा जो है ये सत्य है। पहला जो है वो असत्य है। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय त्रिज्या ध्रुवों की अपेक्षा कम। ध्रुवों की अपेक्षा कम कैसे होगी, पृथ्वी ऐसी होती है, ध्रुव यहाँ होते हैं, तो जो भूमध्य रेखा पर तो ये सर्वाधिक होनी चाहिए, कम तो ये ध्रुवों पर होती है, तो ये कम वाला ऑप्शन ही इसमें गलत है। ये अधिक होता तब ये सही होता। इसीलिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र में गुरुत्वीय बल और ध्रुवीय पर अधिक रहता है। ये ध्रुवीय बल और गुरुत्वीय बल इसमें अधिक रहता है और ध्रुवों पर ध्रुवीय बल अधिक रहता है। गति जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो घूर्णन और एक परिक्रमण। घूर्णन जो गति है वो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। जैसे आप खड़े होकर एक ही जगह घूमोगे, गोल गोल घूमोगे, तो वो क्या कहलाएगा, घूर्णन होगा। उसी प्रकार पृथ्वी अपनी किल्ली पर एक ही जगह घूमती है। और परिक्रमण क्या कहलाएगा, परिक्रमण होता है परिक्रमा देना। जैसे आप मंदिर में जाते हो तो मंदिर के चारों ओर परिक्रमा देते हो, उसी प्रकार पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा देगी, तो वो परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में गति, ये परिक्रमण कहलाता है। फिर है 45 नंबर क्वेश्चन, सूर्य व पृथ्वी के निकट आने की स्थिति क्या कहलाती है। तो ये तो आपने अभी अभी पढ़ा है, सूर्य और पृथ्वी कब निकट आते हैं, तो वो आपको बताना है। शरद विषुवय, वसंत विषुवय, उपसौर, अपसौर। तो इन दोनों में आंसर होगा, तो आपको बताना है। तो इनमें कौन सा आंसर होगा, इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। इसके अंतर्गत दूरी मिलेनियम में पूछें तब आ जाएगी 147 मिलियन किलोमीटर। शरद विषुवय क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये 23 सितंबर को आती है। इसमें उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु पाई जाती है। वसंत विषुवय में क्या होता है, ये 21 मार्च को आती है। उत्तरी गोलार्ध में इसके अंतर्गत वसंत ऋतु होती है और दक्षिण गोलार्ध में इसके अंतर्गत शीत ऋतु होती है। तो ये शरद और वसंत विषुवय दे दिए, 23 सितंबर और 21 मार्च। और जो अपसौर है, यह सूर्य व पृथ्वी के सर्वाधिक दूरी इसमें पाई जाती है, 152 मिलियन किलोमीटर। अब ये एक 3 जनवरी है, एक 4 जुलाई है, ये आपको पता होना चाहिए। विषुवय का अर्थ होता है दिन व रात का बराबर होना। तो ये शरद विषुवय में 23 सितंबर 21 मार्च दिन रात बराबर रहते हैं। वसंत और जो 23 सितंबर को दिन रात बराबर रहते हैं वो शरद विषुवय, और बसंत विषुवय में 21 मार्च को दिन रात बराबर रहते हैं। ये विषुवय होते हैं। कक्षा जो है वो वर्ताकार न होकर अंडाकार है। जो पृथ्वी जो है वो वर्ताकार नहीं है बल्कि एक अंडे के समान है, जिसमें पृथ्वी व सूर्य की जो दूरी है वो परिक्रमण के समय बदलती रहती है। 46 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन छांटना है। ये 46 नंबर क्वेश्चन कहता है। फर्स्ट ऑप्शन है, फिट्जरॉय ने कहा था, क्या कहा था, कि चक्रवातों की उत्पत्ति दो भिन्न राशियों शीत और उष्ण के मिलने से होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो कर्क व मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य उत्पन्न होते हैं। चक्रवात आने के कुछ समय पूर्व ही प्रतिचक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो इसमें गलत कथन जो है वो पहला बिल्कुल सही है, दूसरा ये भी सही है, तीसरा ये भी सही है, चौथा जो है वो गलत है। जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो है चौथा। चक्रवात और प्रतिचक्रवात हमेशा विपरीत होते हैं, एक दूसरे के आगे पीछे ये नहीं आते। चक्रवात में क्या होता है कि चक्रवात में समदाब रेखाएं जो हैं वो गोलाकार अंडाकार होती हैं, ये फिट्जरॉय ने बताया है। और बिजली का चमकना व कपासी बादलों से मूसलाधार वर्षा का होना, ये ऑप्शन नंबर 3 में कही गई बात है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में। प्रतिचक्रवात जो होते हैं वो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब के क्षेत्रों में अधिक उत्पन्न होते हैं। तो ये प्रतिचक्रवात के बारे में बात कही गई है। 47 नंबर क्वेश्चन है, चक्रवात व उत्पत्ति स्थल से संबंधित युग में सही नहीं है। एक साइड चक्रवात दे रखे हैं, दूसरी साइड उससे संबंधित उत्पत्ति स्थल। हरिकेन जो है वो मेक्सिको, फ्लोरिडा व वेस्ट इंडीज में उत्पन्न होने वाला चक्रवात है। वेली वेली अमेरिका में उत्पन्न होने वाला चक्रवात है। टाइफून चीन में उत्पन्न होने वाला चक्रवात है। टोर्नेडो चक्रवात अमेरिका, अफ्रीका, मालागासी में उत्पन्न होता है। तो इसमें जो गलत कथन है वो है ऑप्शन 2। वेली वेली अमेरिका में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होने वाला चक्रवात है। और जो मापक होता है, मापक सेफिर सिम्पसन स्केल, ये हरिकेन का मापक है। कौन सा? सेफिर सिम्पसन स्केल। सर्वाधिक विनाशकारी तीव्रता मापक जो है वो है फुटिजा स्केल। ये सर्वाधिक विनाशकारी को मापता है, उसकी तीव्रता को मापता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, जैव मंडल के जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो जैव मंडल के जैविक घटक के अंतर्गत क्या आते हैं? पादप और उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उपभोक्ता, कवक व बैक्टीरिया, स्थल, जल और वायु। तो जैव मंडल में स्थल, जल और वायु ये तीनों आते हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। जो पादप और उत्पादक हैं वो परपोषी या विषमपोषी के अंतर्गत आते हैं जो स्थूल होते हैं। और परपोषी जो होते हैं, ये पादप और उत्पादक जो हैं ये स्वपोषी हैं, परपोषी नहीं स्वपोषी हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उपभोक्ता जो हैं ये परपोषी होते हैं, इसको विषमपोषी भी कहा जाता है, ये स्थूल होते हैं। परपोषी जो सूक्ष्म, परपोषी जो होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं और विषमपोषी जो है वो स्थूल होते हैं। परजीवी जो है वो जू और यकृत हैं। फिर इससे आगे जो तथ्य दे रखे हैं वो हमने पहले के वीडियो में करवा दिए हैं। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लें, इसमें भी एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। फिर हम यहाँ से शुरू करते हैं बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत जो है ये बेल्जियम के खगोलविज्ञ पादरी एब जॉर्ज लेमेंटर द्वारा 1966 में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में ये दिया गया था। उनके अनुसार लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व नाभिकीय विखंडन के कारण ब्रह्मांड विस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग कहा गया। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी कहा जाता है। यह सर्पिलाकार है। इसमें लगभग 1 अरब मतलब 10⁻11 तारे हैं, जिसमें सूर्य भी जो है वो एक तारा है। और ग्रहों से मिलकर सौर परिवार बनता है, जिसमें हमारी पृथ्वी स्थित है।
एरावत पथ जो मिल्की वे है, ये रात को दिखने वाले तारों का एक समूह होता है जो आकाशगंगा का ही एक भाग है। ब्लैक होल जो है ये हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र होता है जो अपने क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है। हीलियम हाइड्रोजन के प्रभाव से ठंडे तारे का रंग लाल होना रक्त दानव कहलाता है। उल्कास्म जो होते हैं वो अंतरिक्ष में घूमते हुए धूल व गैस के पिंड होते हैं जो घर्षण से चमकते रहते हैं और पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही वो नष्ट हो जाते हैं। धूमकेतु पुच्छल तारा क्या होता है? ये धूल, बर्फ व हिमानी गैसों के पिंड जो सूर्य के पास से गुजरने पर गर्म होकर फुहारे के रूप में निकलते हैं। निकलने पर ये चमकीली पूंछ के समान प्रतीत होते हैं। सूर्य जो है वो एक तारा है जो सौर मंडल का जन्मदाता माना जाता है। इसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8.16 मिनट लेता है। सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा जो है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य का बाह्य भाग सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है जिसे कोरोना कहा जाता है। 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की जो किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को, जिससे दिन रात बराबर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में क्रमशः उस समय बसंत व शरद ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में क्रमशः बसंत व शरद ऋतु होती है। सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क व 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इन संक्रांतियों से उत्तरी गोलार्ध में क्रमशः ग्रीष्म व शीत ऋतु पाई जाती है। 21 जून को ग्रीष्म और 22 दिसंबर को शीत ऋतु। बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। बाह्य ग्रह जो है वो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 बाह्य ग्रह हैं और 4 आंतरिक ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध जो है वो सर्वाधिक तापित ग्रह है क्योंकि ये सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक रहता है और 88 दिन में यह सूर्य की प्रदक्षिणा पूरी कर लेता है। पृथ्वी 365 दिन लगाती है, ये 88 दिन लगाता है। बुध व शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। बृहस्पति जो है वो लाल धब्बों वाला सर्वाधिक उपग्रहों से युक्त ग्रह है। इसका जो गैनीमेड उपग्रह है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा व पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, जो सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी माना जाता है। केवल शुक्र व अरुण ग्रह ही सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज घूमते हैं और बाकी जो 6 ग्रह हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इस पर पृथ्वी की तरह जीवन संभव है। शनि ग्रह एक चपटा ग्रह है। इसे वलय या गैसों का गोला भी कहा जाता है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। वरुण जो है वो सर्वाधिक ठंडा हल्का पीला ग्रह है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 मिनट लेता है। पृथ्वी की परिक्रमा में 27 दिन और 7 घंटे 43 मिनट 12 सेकेंड का समय लगता है। चांद पर सर्वप्रथम अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग व एडविन एल्ड्रिन ने अपोलो 2 यान से 21 जुलाई 1969 को कदम रखा था। सबसे पहले चांद पर ये गए थे। ज्वालामुखी जो है वो भूगर्भिक शक्तियों द्वारा जनित आकस्मिक क्रिया जिसमें दरार से धुआं, राख, लावा बाहर निकलता है। डाई क्या होता है? लावा जमाव ऊर्ध्वाधर और लंबवत इसमें होता है। सील में क्या होता है? लावा परतदार सेलों के मध्य और चट्टानों के समानांतर व कम मोटी होने पर यह शीट कहलाता है। लोपोलिथ क्या होता है? लावा का जमाव धरातल के नीचे छिछले बेसिन में तसरीनुमा हो जाता है। और लेकोलिथ में क्या होता है? भूपृष्ठ के नीचे मैग्मा के जमने से बनी गुंबदाकार सतह ये होती है। और बैथोलिथ क्या होता है? ये आग्नेय चट्टानों में अधिक गहराई पर निर्मित गुंबदाकार सतह होता है। सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कौन कौन से हैं? सबसे ऊंचा जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो है कोटोपैक्सी।
कोटोपेक्सी जो इक्वाडोर में है, और सबसे बड़ा ज्वालामुखी है एटना का जो इटली में है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन से को कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है, जो एटना में है। और भारत का प्रमुख ज्वालामुखी जो है, सक्रिय ज्वालामुखी है, वो है बेरेन द्वीप जो अंडमान निकोबार में स्थित है। माउंट इबेरस जो है वो अंटार्कटिका में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। अब आगे है प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? लंबे अंतराल के बाद ये जागृत होते हैं, ये प्रसुप्त रहते हैं और कई दिनों बाद में इनमें ज्वाला निकलती है। फ्यूजियामा जापान में, और विस्वेशियस इटली में, क्राकाताओ इंडोनेशिया में ये आते हैं। क्रेटर झील जो है वो ज्वालामुखी मुख पर कीलनुमा गर्त में ये निर्मित होती है। विक्टोरिया जो झील है ये अफ्रीका में स्थित है, जो एक क्रेटर झील है, क्योंकि इनके मुख पर गर्त बन जाने से इसमें पानी भर जाता है। टिटिकाका झील जो क्रेटर झील है ये दक्षिणी अमेरिका में है। सीड जो झील है ये हवाई द्वीप में स्थित है। ज्वालामुखी बेसाल्ट से निर्मित होते हैं। परिप्रशांत अग्निवलय में सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं और भूकंप भी सर्वाधिक यहीं आते हैं। फिर आगे है भूकंप। भूकंप का अध्ययन जो है वो सिस्मोलॉजी में किया जाता है। इसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल सिस्मोग्राफ में मापी जाती है। प्राथमिक या लंबात्मक जो तरंगे हैं वो पी प्रकार की होती हैं, जिनको अनुदैर्ध्य तरंग भी कहा जाता है। ये सर्वाधिक तीव्र होती हैं, इनकी जो रफ्तार है वो सबसे तेज होती है। अनुप्रस्थ या गौण तरंगे हैं वो एस प्रकार की होती हैं, जो सिर्फ ठोस माध्यम में चलती है। द्रातलीय तरंगे जो हैं वो एल प्रकार की होती हैं, ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। पी जो तरंगे हैं ये कंपन की दिशा के समानांतर व अन्य की संतरण गति समकोण दिशा में होती है। सिर्फ पी जो तरंगे हैं इसकी दिशा जो है वो समानांतर होती है और अन्य तरंगों की दिशा समकोणीय होती है। भूकंप अधिकेंद्र 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच पाया जाता है। पी छाया तरंगे जो है वो पट्टी के रूप में विद्यमान रहती हैं। एस छाया तरंगे पृथ्वी के 40% भाग पर फैली रहती हैं। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। फिर भूकंप के कौन कौन से प्रकार हैं? विवर्तनिक भूकंप जो है वो चट्टानों के सरकने से निर्मित आते हैं, और नियत भूकंप जो है वो भूमिगत खानों के खनन से उत्पन्न होते हैं। विस्फोटक जो भूकंप हैं वो रासायनिक क्रियाओं से आते हैं। बांध जनित जो भूकंप है वो बांधों से उत्पन्न होते हैं। फिर आगे है स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है ये भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ने का काम करती है। कील नहर जो है ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने का काम करती है। विश्व की सबसे ऊंची झील है टिटिकाका जो बोलिविया में स्थित है। विश्व की सबसे निचली झील जो है वो है मध्य सागर, और विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी यही है, कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी मीठी झील है सुपीरियर झील जो उत्तरी अमेरिका में है। लेगून झील क्या होती है? ये प्रवाल द्वीप में स्थित होती है। जैसे भारत में जो चिल्का झील है वो लेगून झील का उदाहरण है, ये उड़ीसा में है। और पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश में है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी मानी जाती है जो 6,695 मीटर लंबी है। अफ्रीका में ये पाई जाती है। और अफवाह तंत्र की सबसे बड़ी जो नदी है वो अमेजन नदी है, ये 6570 मीटर लंबी है, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका, साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका में ये बहती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो कांगो या जायरे नदी है। नदी के तट पर प्रमुख नगर जो हैं वो कौन कौन से हैं? टाइबर नदी पर रोम बसा हुआ है। सीन नदी पर पेरिस बसा हुआ है। हडसन नदी पर न्यूयॉर्क बसा हुआ है। टेम्स नदी पर लंदन बसा हुआ है। डेन्यूब नदी पर बुडापेस्ट, वियना और बेलग्रेड नगर बसे हुए हैं।
इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।